हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और साथ साथ करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उनको डिस्कस करने से एक प्रॉपर वे में हमारी तैयारी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह आपको जलना सीखना होगा, यानी एक प्रॉपर वे में यहाँ पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा बिना किसी बाहरी क्षेत्र के प्रभाव के। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका जो पूर्ण विनाश हुआ था वो हुआ था 1193 ईस्वी में। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये मगध क्षेत्र में था और लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो की थी वो कुमार गुप्त ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। और अपने समय का ये एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। और जो इसका विनाश किया था वो किया था यहाँ पर बख्तियार खिलजी का जो सेनापति था यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने इसका यहाँ पर विनाश किया था। तो ये पूरा फैक्ट हमने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है। जो संस्कृत में लिखा हुआ जो बौद्ध ग्रंथ है वो है यहाँ पर दिव्या दान। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा सी। अगर हम बाकी जो हमारे पास जो ग्रंथ हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो ये जितने भी ग्रंथ हैं यहाँ पर ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर ग्रंथ हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य ग्रहण से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ग्रंथ के बारे में तो वो ग्रंथ है यहाँ पर मुद्रा राक्षस। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। अगर जो महत्वपूर्ण फैक्ट अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, जो मुद्रा राक्षस है जो उसकी यहाँ पर रचना की थी वो की थी यहाँ पर विशाखा दत्त के द्वारा यहाँ पर इसकी रचना की गई है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव है इन दोनों की जो रचना की थी वो की थी यहाँ पर कालिदास ने। और कालिदास और विशाखा दत्त दोनों ही ये चंद्रगुप्त से संबंधित हैं, लेकिन जो राज्य ग्रंथ से संबंधित है वो यहाँ पर मुद्रा राक्षस है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। ये दोनों ही जो हैं वो एक तरीके से यहाँ पर नाटक से संबंधित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये तंजौर में स्थित है और ये अपनी तरीके का यहाँ पर ये पहला ऐसा मंदिर है जो पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रेनाइट से बना हुआ है और विश्व की यह एक धरोहर है। इसकी जो रचना की जो इसका जो निर्माण किया था वो किया था यहाँ पर चोल राजा राज प्रथम ने यहाँ पर इसका जो है निर्माण किया था। और इसकी जो लंबाई है वो 211 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है और इसमें एक नंदी की मूर्ति भी बनी हुई है इस मंदिर में और ये पूरी तरीके से यहाँ भगवान शिव को समर्पित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर कि किस राजा ने तम्बाकू पर रोक लगाई थी। तम्बाकू पर जो रोक लगाने वाला जो राजा था वो था यहाँ पर जहांगीर ने यहाँ पर जो है तम्बाकू पर रोक लगाई थी। इसके समय में चित्रकला का काफ़ी विकास किया गया था। चित्रकला का काफ़ी विकास किया गया था और लगभग जो इसका पीरियड स्टार्ट होता है शासन का वो 1605 से 27 के बीच हमें दिखाई पड़ता है। इससे पहले जो अकबर का शासन था जो आपको 1554 से 1605 के बीच या 4 के बीच यहाँ पर दिखाई पड़ता है।
तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट था। अगर और भी कोई महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है तो वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो तंबाकू का प्रयोग करने वाले लोगों पर एक सज़ा भी यहाँ पर निर्धारित की गई थी। ये मुग़ल साम्राज्य का यहाँ पर चौथा जो है लीडर था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे। यह जो शस्त्रागार कांड हुआ था चटगांव वाला, इसके जो नायक थे वो थे यहाँ पर सूर्य सेन। चटगांव अब कहाँ पर है, तो ये अब कहाँ पर है, बांग्लादेश में अब ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, तो जो टाइम पीरियड रहा था इसका वो रहा था 18 अप्रैल 1930 को ये घटित हुई थी घटना। यहाँ पर जो चटगांव शस्त्रागार था, सूर्य सेन के नेतृत्व में यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने यहाँ पर हथियारों को लूटा था, तो ये महत्वपूर्ण था। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि किस वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो वो था यहाँ पर 14वें वित्त आयोग के द्वारा। 14वें वित्त आयोग के द्वारा किसी को भी यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विशेष राज्य का, सबसे पहली बार जो दर्जा दिया गया था वो एक साथ 3 राज्य थे, असम, नागालैंड और आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 राज्य थे जिनको एक साथ ही यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और गॉडगिल फॉर्मूले के द्वारा इनको यहाँ पर ये जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद बहुत से हमें स्टेट दिखाई पड़ते हैं, उसमें उत्तराखंड भी विशेष राज्य के दर्जे में हमें दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि यहाँ पर समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे संविधान में, कहीं पर भी समाजवादी शब्द का उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं था, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने यहाँ पर समाजवादी शब्द को यहाँ पर इसमें धारण किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में यहाँ पर हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था। जो भारत सरकार है उसने सरकारी आयोग का जो गठन किया था वो क्या था यहाँ पर 1983 में। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। सरकारिया आयोग का जो मेन मोटिव था इसको गठन करने का, वो यहाँ पर ये था कि हम सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे वो थे यहाँ पर राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जिनको यहाँ पर इस आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया गया था, और जून 1983 में इसका यहाँ पर गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट से भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते के माध्यम से यहाँ पर लिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो वीटो पावर है वो 5 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, और ये जो निर्णय लिया गया था ये लिया गया था यहाँ पर डबोल्टन ओक्स सम्मेलन में। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। 5 देशों के पास यहाँ पर वीटो पावर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है वो असम राज्य में है, और औरंग राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से एक नदी गुजरती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में ये स्थित है। तो कई बार यहाँ पर ये प्रश्न भी यहाँ पर क्रिएट किया जाता है कि इस जो उद्यान है उसमें कौन सी नदी गुजरती है औरंग राष्ट्रीय उद्यान से, तो वो गुजरती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान और है, उसका नाम है यहाँ पर मानस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए यहाँ पर फेमस है।
तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। लोहाल और स्पीति की जो घाटियाँ हैं उनमें ये यहाँ पर स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर होगी वो होगी यहाँ पर बी, धूपगढ़। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर के आसपास ये यहाँ पर ऊंची है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो ये जो परियोजना बनाई गई है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है और ये बनाई गई है यहाँ पर गंगा रिवर पर, गंगा नदी पर ये यहाँ पर बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के, भारत जो है बांग्लादेश का सबसे अधिक सीमा को साझा करता है। सबसे अधिक जो सीमा है लंबाई में वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है यहाँ पर भारत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कृषि आयकर राजस्व किस राज्य को प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर हमारी कॉन्क्रीट लिस्ट है यानी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है विषयों को डिसाइड किया हुआ है। यानी कौन से विषय जो है स्टेट के पास रहेंगे, कौन से विषय सेंटर के पास रहेंगे और कौन से विषय जो है हमारी कॉन्कर्ड लिस्ट यानी समवर्ती सूची में यहाँ पर रहेंगे। तो 3 तरीके की ये यहाँ पर सूचियाँ बनाई गई हैं और इन तीनों सूचियों में ही जो कृषि है हमारा उनका यहाँ पर स्टेट वाली जो सूची है उसमें यहाँ पर कृषि को रखा गया है। यानी स्टेट को ही यहाँ पर राजस्व जो है वो ग्रहण करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर राज्य सरकार। 7वीं सूची को यहाँ पर याद रखना है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी यहाँ पर कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र सरकार को जो आयकर मिलता है वो कृषि आयकर को छोड़कर यहाँ पर प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की जो आय के कौन कौन से स्रोत यहाँ पर हो सकते हैं। केंद्र सरकार जो प्राप्त करता है एक तो इसका जो है वो सीमा शुल्क जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में है। दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर जीएसटी है, सेंटर जीएसटी भी पूरी तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार के पास है। चाहे वो अंतर्राज्यीय बिक्री हो या अगर हम बात करते हैं अल्कोहल को छोड़कर जितना भी अन्य उत्पाद होगा उस पर कर प्राप्त करने का जो अधिकार है वो यहाँ पर हमारे केंद्र सरकार को है। और कृषि आयकर, भूमि और इमारतों पर कर, अल्कोहल पर कर, ये सारे जो हैं आपके स्टेट की सूची में रखे गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड को भारत में कौन नियमित करता है। यानी म्यूचुअल फंड जो है हमारे पास उसको कौन नियमित करता है। तो उसको यहाँ पर करता है आपका सेबी, सेंट्रल एक्साइज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर उसको नियमित करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है यानी एक ऐसा कोष होता है जो बड़ी संख्या में निवेश अपने पैसे यहाँ पर डालते हैं, निवेश कर डालते हैं और इसे पेशेवर जो वर्ग है जैसे शेयर बॉन्ड्स मनी मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट से जो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो उन निवेशकों को यहाँ पर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण था। जो हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट में, इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें यहाँ पर इसको शेयर किया जाता है। सेबी का जो पूरा नाम है सेंट्रल एक्साइज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जिसको हम बोलते हैं। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है वो बम्बई में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ये महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास और अंतिम प्रश्न है ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की यहाँ पर घोषणा की है। तो किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की है वो है यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण की ये घोषणा की, यानी इससे पहले भी यहाँ पर एक जो है हो चुका है। और इसके तहत जो 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी में प्रिंट, टेलीविज़न और जो रेडियो की जो श्रेणी के तहत कुल मिलाकर 33 पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। 33 अवार्डों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के माध्यम से। तो अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर योग दिवस भी बनाया जाने वाला है। तो योग दिवस हम कब बनाते हैं? 21 जून को। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो डिस्कस किए क्वेश्चंस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।